प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 के अंदर अगली जो यूनिट है फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट, वसा, तेल और अपमार्जक, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फैट्स, ऑयल और डिटर्जेंट्स जो यूनिट में से जो सवाल पूछा जाता है वो विशेषकर ऑयल और फैट्स में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर अंतर लिखना है, और सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, या फिर जो साबुन बनाने की विधि है उसके बारे में पूछते हैं। और ये पार्ट के अंदर एक एक नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं कि जो ऑयल और फैट्स है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, विश्लेषण, जिसमें साबुनीकरण मान क्या होता है, आयोडीन मान क्या होता है। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे ए पार्ट्स के अंदर, और बी पार्ट्स के अंदर ऑयल और फैट्स में डिफरेंस, या फिर सोप और डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस, और सी पार्ट के अंदर जो साबुन है उसको बनाने की विधि। इसके अलावा अथवा के अंदर और में भी जो सवाल पूछा जाता है उसमें आगे हम जो पॉलीमर है, बहुलक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑयल और फैट्स होते हैं, तेल और वसाएं जो होती है, प्राकृतिक जो वसा होती है, नेचुरल जो फैट्स होती है, वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। इसमें जो ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये जो ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन है, इसके विक्रिया उच्च अणुभार वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके साथ में करवाई जाती है। ये उच्च अणुभार वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके साथ में अभिक्रिया करके ट्राई एस्टर का निर्माण करते हैं, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं, जिसमें उच्च अणुभार वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर समान प्रकार के उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करके जो ट्राई एस्टर बनाते हैं तो उसको हम सिंपल या सरल ट्राइग्लिसराइड कहा जाएगा। और यदि भिन्न भिन्न कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उच्च अणुभार वाले, वो इनके साथ में अलग अलग OH समूह के साथ में जुड़ करके ट्राई एस्टर बनाते हैं तो उसको हम मिक्स्ड ट्राइग्लिसरॉल कहा जाता है। तो जैसे उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पाल्मेटिक एसिड होता है C17H15COOH, इसी प्रकार से स्टेरिक एसिड होता है C17H35COOH। ये जो उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इन ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। तो इसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है कि ऑयल और फैट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आपने देखा होगा जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, बिनोला का तेल है, और फैट भी आपने देखी होगी जैसे कि घी होता है, वनस्पति घी होता है। तो इनमें क्या होते हैं कि ऑयल जो होगा वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था के अंदर ट्राई एस्टर होगा, दोनों ट्राई एस्टर हैं, फैट भी ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर है और ऑयल भी होता है, वो भी इस ग्लिसरॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना हुआ ट्राई एस्टर होता है।
लेकिन जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव ट्राई एस्टर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जो फेट्स होते हैं उसके जो ग्लिसरॉल होंगे वो किस अवस्था में होंगे, ठोस ट्राई एस्टर के रूप में होते हैं। दूसरा ये कि जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ग्लिसराइड होते हैं, उसमें क्या होता है, असंतृप्त वसांग, असंतृप्त का मतलब उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, पाइबन, सिग्मा बंध के साथ साथ में पाइबन भी उपस्थित होते हैं, पाइबन युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। तो इसलिए जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर असंतृप्त वसा अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं, जबकि फेट क्या होती है, वो संतृप्त सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो संतृप्त वसा अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेट वसा कण। यहाँ पर देखिए ये एक ट्राई एस्टर है ग्लिसरॉल का, जिसमें CH2OCO, और यहाँ पर मैंने इस तरह से जो लाइन की है ये क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसका अणु, और उसके अंदर देखिए एक सिग्मा बंध के साथ में पाइबन भी उपस्थित, सिग्मा बंध है उसके साथ साथ में पाइबन भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार जो ऑयल होते हैं उनके अंदर ये जो ट्राई एस्टर ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर है वो कैसे होते हैं, असंतृप्त। उनके अंदर क्या होगा, इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर जो लंबी कार्बन श्रृंखला एस्टर जुड़ा हुआ इस ग्लिसरॉल के साथ में, उसमें क्या उपस्थित होता है, पाइबन उपस्थित होता है। और फेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये भी ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर है, लेकिन इनमें लंबी कार्बन श्रृंखला जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु होंगे उसके अंदर कैसे होंगे, वो संतृप्त अणु होंगे, उनमें सारे के सारे कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, पाइबन प्रेजेंट नहीं होता है। तेल जो होते हैं उनमें कार्बन श्रृंखलाएं होती है वो नियमित व्यवस्था में नहीं होती है, उनमें जो कार्बन श्रृंखला होगी, सीरीज होगी, उनके अंदर जो ट्राई एस्टर होंगे वो एक नियमित श्रृंखला के अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं, जबकि जो फेट होते हैं उनमें जो कार्बन श्रृंखला होगी वो एक नियमित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहती है। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ऑयल और फेट्स के अंदर डिफरेंस लिखिए, तो आप ये 3-4 जो इसके अंदर डिफरेंस है लिख सकते हैं। पहला कि ये ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पर ग्लिसरॉल के द्रव ट्राई एस्टर होते हैं, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर ग्लिसरॉल के ठोस ट्राई एस्टर होते हैं। दूसरा, ऑयल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड असंतृप्त अवस्था अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं, जबकि फेट होते हैं वो कैसे होते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड वसा अम्लों के ग्लिसराइड होंगे। इस प्रकार से इसमें जो ट्राई एस्टर के अंदर सिग्मा बंध के साथ में पाइबन उपस्थित होता है, इनमें ओनली 4 सिग्मा बंध ही उपस्थित होगा। नेक्स्ट, इसमें जो कार्बन श्रृंखला होती है वो नियमित व्यवस्था के अंदर नहीं होती है, जबकि फेट के अंदर जो कार्बन श्रृंखला होगी वो कैसी होगी, नियमित व्यवस्था के अंदर होगी। ऑयल के अंदर जैसे सरसों का ऑयल है, जो मूंगफली है उसका ऑयल है, इसी प्रकार फेट के अंदर जैसे घी है, वनस्पतिक घी है, तो ये क्या होती है, फेट होती है। इस प्रकार से आप ऑयल और फेट के अंदर डिफरेंस लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो ऑयल और फैट्स होते हैं उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो उसके विश्लेषण के लिए साबुनीकरण मान, अम्ल मान और आयोडीन मान होता है वो प्रयुक्त किया जाता है, और उसके आधार पर हम अलग अलग ऑयल और फैट से उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए इनकी एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती है कि सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, एसिड वैल्यू क्या है और आयोडीन वैल्यू क्या होती है। देखिए सपोनिफिकेशन वैल्यू, साबुनीकरण मान क्या होता है, यानी जो ऑयल और फैट होते हैं, वसा और तेल, उसका विश्लेषण हम करते हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग मान होते हैं। एक साबुनीकरण मान होता है, एक आयोडीन मान होता है, एक इसके अंदर अम्ल मान होता है। तो ये 3 वैल्यू के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं साबुन और ऑयल और फैट्स का। तो देखिए सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, साबुनीकरण मान क्या होता है, 1 ग्राम तेल या वसा को साबुनीकृत करने के लिए
या फिर उसको जल अपघटित करने के लिए आवश्यक जो KOH की मिलीग्राम में मात्रा को उस तेल या वसा का साबुनीकरण मान कहलाता है। 1 ग्राम तेल लिया या फिर वसा लिया, उसको साबुनीकृत करना या फिर उसको जल अपघटित करने के लिए आवश्यक KOH की यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH जो भी क्षार लेंगे उसकी मिलीग्राम में मात्रा को उस तेल या वसा का क्या कहा जाता है, साबुनीकरण मान कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक उच्च वसा अम्ल युक्त हाई फैटी एसिड्स लेते हैं CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR, ये हाई फैटी एसिड है और उसकी भी क्रिया किससे करवा रहे हैं, बेस के साथ में करवाई जाती है, क्षार के साथ में, KOH के साथ में। तो यहाँ पर 1 मोल फैटी एसिड का 3 मोल KOH के साथ में विक्रिया करके ग्लिसरॉल प्लस 3 मोल RCOOK यानी पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ लवण क्या बनता है, साबुन बनता है। तो साबुन क्या होते हैं, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो साबुन का फॉर्मेशन हो रहा है 3 मोल RCOOK प्लस के बन रहे हैं, तो इसका जो साबुनीकरण मान होता है उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 मोल तेल या वसा को साबुनीकृत करने के लिए 3 मोल KOH की आवश्यकता है। 1 मोल जो ऑयल है या फिर फैट है उसको साबुनीकृत करने के लिए कितने मोल KOH की आवश्यकता होती है, 3 मोल KOH की आवश्यकता होती है। यदि हम तेल या वसा का आणविक द्रव्यमान m है तो m ग्राम तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए KOH की मात्रा कितनी हो जाएगी, उसका जो मॉलिक्यूलर आणविक जो द्रव्यमान होता है 3 इंटू जैसे KOH इसका कितना होगा 56, तो 3 इंटू 56 से 168 ग्राम होगी। तो 1 ग्राम तेल या वसा के लिए जो सपोनिफिकेशन की वैल्यू होगी वो 168 अपॉन m ग्राम या फिर 168,000 अपॉन m मिलीग्राम। 1 ग्राम तेल या वसा को साबुनीकृत करने के लिए कितने ग्राम KOH की आवश्यकता होती है, 168 अपॉन m उसका क्या है, आणविक द्रव्यमान होता है KOH का, या फिर मिलीग्राम के अंदर 168,000 अपॉन m मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, साबुनीकरण मान क्या होता है। तो 1 ग्राम तेल या वसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में मात्रा को उस तेल का साबुनीकरण मान कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो आयोडीन जो वैल्यू होती है, आयोडीन मान और अम्ल मान क्या होता है, तो देखिए इसकी भी परिभाषाएं। नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन मान क्या होता है, जैसे सपोनिफिकेशन वैल्यू थी साबुनीकरण मान, वैसे के वैसे आयोडीन वैल्यू के अंदर 100 ग्राम तेल या वसा से संयोजित होने वाली आयोडीन की ग्राम में मात्रा को आयोडीन वैल्यू कहते हैं। यानी 100 ग्राम ऑयल या तेल लेते हैं, उससे संयोजित होने वाली जो आयोडीन की ग्राम में मात्रा होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, आयोडीन मान कहलाएगा, आयोडीन वैल्यू। जबकि सपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या था, साबुनीकरण मान में 1 ग्राम तेल या वसा को साबुनीकृत करने या फिर जल अपघटित करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में जो मात्रा थी उसको हम सपोनिफिकेशन वैल्यू साबुनीकरण मान कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आयोडीन मान होता है वो किसी फैट या जो ऑयल है उसमें असंतृप्तता की मात्रा का मापन होता है, यानी जो असंतृप्तता होती है, अनसैचुरेशन होता है, उसका जो मापन होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, आयोडीन जो वैल्यू होती है वो आयोडीन जो मान होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आयोडीन मान ज्ञात करने के लिए 2 विधि है, एक यूवेल विधि है और दूसरी काइजेस विधि होती है। यूवेल विधि के अंदर क्या होता है कि इसमें ज्ञात तुली हुई वसा या जो तेल की मात्रा है उसको पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय करके एल्कोहल में आयोडीन और मर्करी क्लोराइड HgCl2 से बने विलयन में क्या करवाते हैं, अभिकर्मित करते हैं।
अभिकृत करवाते हैं तथा अप्रयुक्त जो आयोडीन है उसका अनुमापन ज्ञात सोडियम थायोसल्फेट के साथ स्टार्च सूचक की उपस्थिति में अनुमापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अनुमापन द्वारा यूवेल विधि के अंदर ज्ञात तुली हुई जो ऑयल या फैट्स की मात्रा होती है वो कितनी उस असंतृप्त ऑयल या जो है उसके साथ में ऐड होगी, तो उस मान को हम ज्ञात करके उसका आयोडीनीकरण मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार काइजेस विधि के अंदर तेल या वसा की निश्चित मात्रा में ICL यानी आयोडीन क्लोराइड का ज्ञात आधिक्य मिलाते हैं और उस ICL का अवशोषण पूर्ण होने के बाद आधिक्य को अनुमापन द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। यानी जो ऑयल और फैट्स है उसकी निश्चित मात्रा के अंदर अपन ICL का जो ज्ञात आधिक्य होते हैं वो उसमें डालते हैं और उसके बाद में जितना ICL का उस असंतृप्तता के द्वारा, जैसे असंतृप्त अणु होगा उसके द्वारा पाई बंध टूट करके आयोडीन और क्लोरीन परमाणु उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो अवशोषण पूर्ण होने के बाद आधिक्य में अनुपातन द्वारा क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं तथा ICL के अवशोषित होने की मात्रा वो ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार से हम यूवेल विधि और काइजेस विधि के द्वारा आयोडीनीकरण जो वैल्यू होती है, आयोडीन जो मान होता है वो ऑयल और फैट्स का ज्ञात किया जाता है, तो इसे हम आयोडीन मान कहा जाएगा। अब तीसरा एक और डेफिनेशन है, अम्ल मान पूछा जाता है। तो अम्ल मान क्या होता है, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट एसिड वैल्यू, अम्ल मान क्या होता है। एसिड वैल्यू के अंदर 1 ग्राम तेल या वसा को उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में मात्रा को अम्ल मान कहा जाता है। यानी जो 1 ग्राम ऑयल या फैट्स लेते हैं उसको उदासीनीकृत करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है उसका, तो उसके लिए हमने साल जो KOH है उसकी मिलीग्राम में मात्रा होती है उसको हम अम्ल मान कहते हैं। तो इस अम्ल मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तेल या वसा की मात्रा को एथेनॉल में घोलकर मानक KOH द्वारा उसको अनुमापित किया जाएगा। ऑयल या फैट्स है उसको एथेनॉल के अंदर डिजोल्व कर लेंगे और उसके बाद में जो KOH विलयन या ब्यूरेट में भर करके उसके साथ में उसको अनुमापित करेंगे और इसे तेल या वसा में उपस्थित जो वसीय अम्ल है उसकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से 3 अलग अलग सपोनिफिकेशन वैल्यू साबुनीकरण मान, और दूसरा आयोडीन मान, और तीसरा अम्ल मान क्या होता है। तो इसका शॉर्ट नोट पूछा जाता है या फिर कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम जो अलग अलग ऑयल और फैट से उसका एनालिसिस अम्ल वैल्यू के आधार पर, आयोडीन मान के आधार पर और साबुनीकरण मान के आधार पर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में साबुन और उसको बनाने की विधि पढ़ेंगे और इसके अलावा जो अपमार्जक होते हैं और साबुन, उनके अंदर अपमार्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है, तो हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।